नमस्कार श्रोतागणों, मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर रीत और आप सुन रहे जज्बात। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि शायरन को जो हमारी रिधिमा है उसकी एसोसिएट की जॉब मिल चुकी थी। अब देखते हैं उससे आगे। शायरन बाहर आ जाती है, तभी प्रीति उससे कुछ बात कर रही थी। शायरन कहती कि वैसे ये बॉस के एसोसिएट का डेस्क का है। अरे डेस्क, चल मैं तुझे दिखाती हूँ। और वो उसे लेकर जाती है और उसका डेस्क दिखाती है। तभी वहाँ पे निहाल आ जाता है और आके खड़ा होता है और कहता है कि हाय ब्यूटीफुल। तभी शायरन और प्रीति जो है निहाल की तरफ देखने लगते हैं। हाय, आई एम निहाल, प्रीति का कलीग। हम दोनों फाइनेंस डिपार्टमेंट संभालते हैं। और ऐसा कह के वो अपना हाथ आगे कर देता है, उसे हाथ मिलाते हुए और छोटी सी स्माइल करके कहती कि हाय, आई एम शायरन, बॉस की न्यू एसोसिएट। ओह अच्छा, तो आपको बॉस की एसोसिएट की जॉब मिली है। तो आप तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट जॉब कर रही है इस ऑफ़िस में। वैसे आपको कोई हेल्प चाहिए हो तो आप मुझसे कह सकती है। मैं यहाँ का बहुत पुराना एम्प्लॉय हूँ और मैं आपकी बहुत अच्छे से हेल्प कर सकता हूँ। ऐसा वो बहुत प्यारी स्माइल करते हुए शायरन की तरफ देख के कह रहा था। तो पहले तुम अपना तो काम संभाल लो, आते जाते बॉस से डांट खाते फिरते हो और किसी और की हेल्प करने वाले हो। और ऐसा कह के प्रीति हंसने लगती है। तभी निहाल कहता है, क्या प्रीति, तू थोड़ा भी मेरा कोई रेपुटेशन बनने देगी या नहीं किसी के सामने। ओ हेलो, ये मेरी दोस्त है, मेरी बेस्ट फ्रेंड, तो इस पे लाइन मारने की ना कोई ज़रूरत नहीं, समझे तू। और वैसे भी ये तुम्हारी टाइप की नहीं है। तभी निहाल शायरन की तरफ देखता है बड़े प्यार से और कहता है, तो आपका टाइप क्या है मिस शायरन। तो ऐसे ही वो बातें ही कर रहे थे, तभी उनके कानों में एक सख्त आवाज़ आती है। अगर तुम लोग यहाँ पे कोई टाइम पास करने आते हो या काम करने। तभी प्रीति और निहाल शायरन स्ट्रेट खड़े हो जाते। ये कोई और नहीं, ये थी रिधिमा। तभी रिधिमा अपनी नज़रों को बहुत स्ट्रिक्ट करते हुए निहाल की तरफ देखती है और कहती है, मैंने तुम्हें सुबह से एक काम बोला है, वो तो तुमसे हुआ नहीं और तुम यहाँ लोगों से उनका टाइम पूछने में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो निहाल। अ, वो बॉस, मेरा काम हो ही गया है, बस थोड़ा सा ही बाकी। यानी मुझे और कितना वक्त इंतज़ार करना पड़ेगा निहाल। मैम, काम हो ही चुका है, मैं 10 मिनट में ही आपके डेस्क पे फाइल भिजवा दूंगी। मिस प्रीति, 10 मिनट में से 2 मिनट आपने मुझे जवाब देने में ख़त्म कर चुके हैं। सो अच्छा होगा कि आप जल्दी जाके मुझे फ़ाइल भेज दीजिए। जी मैम, ऐसा कह के निहाल और प्रीति वहाँ से चले जाते। रिधिमा अपनी नज़रों को शायरन की तरफ करती और कहती कि तुम्हें ये फ़ाइल कंप्लीट करने के लिए मैं सिर्फ 1 घंटा दूंगी। 1 घंटा के ऊपर 1 मिनट भी अगर तुमने लेट किया तो इसकी ज़िम्मेदार तुम होगी मिस शायरन। एंड जल्दी जल्दी काम करके फ़ाइल मुझे भेज दीजिएगा। ऐसा कह के वो वहाँ से चली जाती है। शायरन चेयर पे बैठ जाती है और गहरी सांस लेती है और कहती है, ये सच में खड़ूस है, खड़ूस बॉस। चल शायरन, जल्दी जल्दी काम शुरू कर दे, वरना पता चला पहले ही दिन इसने तुझे ऑफिस से बाहर कर दिया। ऐसा कह के शायरन अपना काम शुरू कर देती। रिधिमा के फ़ोन पे एक कॉल आता है जिस पे उसे कुछ बताया जाता है। हाँ मैं आ रही हूँ, साइड पे तुम मेरा वेट करो, मैं आ रही हूँ। ऐसा कह के वो ऑफिस से निकल जाती है। 1 घंटे बाद शायरन अपनी फ़ाइल कंप्लीट करके रिधिमा के ऑफिस में उसके कैबिन में पहुंच जाती है। मैम, मैम कहाँ है आप। बट वहाँ पे कोई नहीं था और ना ही कोई रिस्पॉन्स था।
तभी वो फाइल डेस्क पे रख के बाहर निकल आती है। ये मैम कहाँ चली गई? और उसका फ़ोन जो है वो रिंग करने लगता है। हेलो, यस, व्हाट, कहाँ पे? आप वहीं रुकिए, मैं अभी आ रही हूँ। ऐसा कह के वो बहुत परेशान हो जाती है और ऑफिस से जल्दी जल्दी दौड़ते हुए ऑफिस के बाहर चली जाती है और रिक्शा में जाके बैठ जाती है। भैया प्लीज़, क्या आप मुझे सिटी हॉस्पिटल लेकर चल सकते? बहुत जल्दी मुझे जाना है वहाँ पे। जी मैम, ऑफ कोर्स। ऐसा कह के वो रिक्शा भगाने लगता है। ओ गॉड, प्लीज़ भगवान जी, प्लीज़ 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 मामा को कुछ ना हुआ हो। प्लीज़, मामा के अलावा मेरी इस लाइफ में कोई नहीं है। प्लीज़ मेरी मम्मा को कुछ ना हुआ हो। ऐसा बस वो भगवान से अपनी मम्मा के लिए प्रार्थना प्रेयर कर रही थी। तभी रिक्शा सिटी हॉस्पिटल के बाहर आके खड़ी हो जाती है। वो रिक्शा वाले को पैसे देते हुए जल्दी जल्दी सिटी हॉस्पिटल के अंदर भाग के पहुंच जाती है। नर्स, एक्चुअली यहाँ पे कोई मिसेस शर्मा एडमिट है क्या? मुझे फ़ोन आया था, आप बता सकती वो कहाँ है? एक्सीडेंट केस। ओ एक्सीडेंट, वो मैम अभी एक एक्सीडेंट केस आई है, वो पेशेंट आईसीयू में, आप उस तरफ जाके देख सकती। तभी जो शायरन है वो जल्दी जल्दी आईसीयू की तरफ जाने लगती। तो उसके कानों पे आवाज़ आती, बहुत बहुत बड़ा एक्सीडेंट था भाई, पता नहीं वो औरत बची होगी या नहीं। वैसे भी अमीर लोगों की तो आदत ही होती है, एक्सीडेंट करते और भाग जाते, पैसे देके रफा दफा करते भाई। लेकिन वो इंसान उसे हॉस्पिटल लेकर आए। अरे हॉस्पिटल लेकर आए तो क्या वो बच जाएगा? उसी ने तो उसका ये हाल किया है। ऐसा उसके कानों पे आवाज़ें आ रही थी। वैसे वैसे उसके दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। तभी डॉक्टर जो है वो सामने खड़े एक इंसान के पास आके कहता है कि आई एम सॉरी, हम उन्हें बचा नहीं पाए, आई एम रियली सॉरी। और जब वो ये कहता है तो मानो जो शायरन है उसके ऊपर जैसे दुखों का पहाड़ गिर गया था। वो कुछ समझने सोचने के हालत में ही नहीं थी। वो मानो कुछ, मतलब उसकी ज़िंदगी, उसकी दुनिया, उसकी माँ अब उस दुनिया में नहीं है। ये सुन के ही उसकी हालत मानो बहुत ज़्यादा बहुत ख़राब हो चुकी थी। और डॉक्टर जो है वो सामने वाले इंसान से, जिसने बॉसी सूट पहना था, उससे बात ही कर रहा था। तभी शायरन जाती है और उस इंसान को अपनी तरफ शोल्डर पे हाथ रख के पलटती है और जोर का तमाचा उसके गाल में मारती है। जैसे ही ये होता है पूरा हॉस्पिटल उस तमाचे की आवाज़ से गूंज उठता है और सारे लोग उन दोनों की तरफ देखने लगते हैं। और शायरन गुस्से से उस सामने खड़े इंसान की तरफ देख रही थी और वो इंसान भी बहुत गुस्से से, बहुत ही ज़्यादा गुस्से से शायरन की तरफ देख रही थी। जी हाँ, ये कोई और नहीं, ये हमारी बॉस, खड़ूस बॉस रिधिमा बजाज। वो अपने गालों पे हाथ रखे बहुत गुस्से से शायरन की तरफ देख रही थी और शायरन रिधिमा की तरफ गुस्से से देख के उसे कहती कि आप बड़े लोगों की प्रॉब्लम क्या है? रास्ते पे चलने वाले लोगों को आप क्या कीड़े मकोड़े समझते हैं? जैसे भी चल हो, वो भी इंसान होते हैं। आप लोग उन्हें रौंद कर आगे चले जाते हैं। आपको एक बार भी ख्याल नहीं आया कि उनकी भी फैमिली होती होगी, उनके भी बच्चे होते होंगे। उन्हें कैसे लग रहा होगा जब उन्हें इस हालत में वो देखते? और आपकी अगर मॉम, तभी रिधिमा जो है वो उसे अपनी उंगली दिखाती है और कहती है, शट अप मिस शायरन, आपको पता है आप क्या कह रही है? हाँ, मुझे पता है मैं क्या कह रही हूँ। आपने जिस औरत का एक्सीडेंट किया है ना, वो कोई और नहीं, मेरी माँ
और आपको आपको तो मैं छोड़ूंगी नहीं मिस रिधिमा, आपको तो बहुत बहुत अच्छे से सबक सिखाऊंगी मैं। ऐसे वो बोली जा रही थी रिधिमा की तरफ उंगली पॉइंट ऑफ करते हुए। तभी तभी उसके कानों में आवाज़ आती, शारन क्या कर रही हो तुम बच्चा? और जैसे ये आवाज़ आती है शारन रुक जाती है। धीरे से अपने दिल को थामे हुए वो पीछे मुड़ के देखती है तो पीछे उसकी माँ खड़ी थी, उसे आवाज़ लगा रही थी कि शारन क्या हुआ। वो सीधा दौड़ते हुए अपनी माँ के पास जाती है और उन्हें ज़ोर से हग कर लेती है और कहती है, मम्मा 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 आप ठीक हो ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? ये सब क्या कह रहे थे आपको? आप इस शांत हो जाओ शारन, कुछ नहीं हुआ है, देखो मैं ठीक हूँ, देखो। तो शारन पीछे होती है और अपनी माँ को देखने लगती है। तो हाँ, उसकी माँ को चोट तो कहीं नज़र नहीं आ रही थी। मम आपको चोट लगी थी ना? तो क्यों, मतलब शांत हो जाओ, देखो मेरे पैर को चोट लगी, एक गाड़ी वाले ने मुझे साइड से थोड़ा सा धक्का दे दिया इसलिए मैं गिर गई। वैसे बच्चा अच्छा था इसलिए मुझे हॉस्पिटल भी लेकर आ गया और इतना कुछ नहीं लगा है, देखो। तो वो अपनी चोट दिखाती है शारन को। तो हाँ, इतनी ज़्यादा चोट तो नहीं लगी थी पर अच्छी खासी लगी थी। तभी वहाँ पे नर्स आ जाती और कहती कि माँ जी आप यहाँ क्या कर रही है? आपको तो ड्रेसिंग करनी थी ना, चलिए मेरे साथ। हाँ मैं आ रही हूँ, वो बेटा मेरी बेटी आई थी ना इसलिए। अच्छा आप ही है उनकी बेटी? मैंने आपको ही कॉल किया था। ओके थैंक यू सिस्टर, चलिए इन्हें लेकर चलिए। तो वो अपनी माँ को थामे हुए लेकर चली जाती है ड्रेसिंग करवाने के लिए। जैसे ही वो वहाँ से चली जाती है, डॉक्टर प्रेरणा को कुछ कहने के लिए अपनी शब्द मुंह से निकालने ही वाला था। प्रेरणा उन्हें अपनी उंगली दिखा देती और कहती कि जितना कहा है उतना कीजिए, और अपने गालों पे वैसे ही हाथ रखे हुए प्रेरणा वहाँ से बाहर चली जाती है। जैसे ही प्रेरणा हॉस्पिटल से बाहर आती है, दूसरी तरफ शारन जो अपनी माँ को ड्रेसिंग करवा रही थी, तभी उसका जो ध्यान है वो थोड़ा सा, अब कहते हैं ना कि जो वो इम्पल्सिव हो गई थी अपनी माँ की बातें सोच के, वो थोड़ा कम हो गया था। इसकी वजह से उसके ध्यान में आ जाता है, उसके दिमाग में हिंट हो जाती है कि उसने थोड़ी देर पहले क्या किया था। तभी वो हड़बड़ी में अपनी माँ से कहती, माँ आप यही रुकिए मैं अभी आती हूँ। और वो वहाँ से फिर उसी जगह आ जाती है जहाँ पे रिधिमा और शारन कुछ देर पहले खड़े थे, और वो वहाँ रिधिमा को ढूंढने लगती है लेकिन रिधिमा कहीं भी नहीं थी। तभी वहाँ से वही डॉक्टर जो बाहर की तरफ अपने पेशेंट को देखकर आ रहा था, उसे पूछती कि एक्सक्यूज़ मी डॉक्टर, आपने रिधिमा बजाज को देखा? रिधिमा मैम वो तो अभी यहाँ से बाहर गई। ओ अच्छा थैंक यू। और ऐसा कहकर वो वहाँ से दौड़ते हुए हॉस्पिटल से बाहर आ जाती है। वो जैसे ही हॉस्पिटल से बाहर पहुँचती है, वो देखती है कि रिधिमा जो है वो अपने कार के पास खड़ी थी और कार में बैठने वाली थी। तभी वहाँ पे शारन पहुँच जाती है और शारन रिधिमा का हाथ पकड़ लेती है, जो हाथ दरवाजे की तरफ था उसे खोलने के लिए। तभी रिधिमा का ध्यान शारन की तरफ जाता है, तो रिधिमा शारन को बहुत ज़्यादा गुस्से से देख रही थी। गुस्से से ऐसे देख रही थी मानो अभी वो उसका मन कर रहा है कि वो शारन को, अगर उसके हाथ में कुछ होता ना तो शूट कर देती। तभी शारन कहती, आई एम रियली सॉरी मैम, आई एम रियली सॉरी। वो एक्चुअली वो बस इतना ही कहती है और शारन की गर्दन पे उसे एक पकड़ महसूस होती है। पकड़ कोई और नहीं रिधिमा के हाथों की थी। रिधिमा ने शारन की गर्दन को अपनी एक हाथ से, वो होता ना ग्रिप करके पकड़ लिया था और उसे सीधा अपने कार के दरवाजे से लगा दिया था, और वो अपना जो प्रेशर है वो बढ़ा रही थी, और जो उसके आँखों में अंगार थी वो अच्छी तरह से शारन महसूस कर पा रही थी। रिधिमा कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रिधिमा बजाज पे हाथ उठाने की? आज तक मुझे अपने पापा ने भी मेरे कभी हाथ नहीं उठाया, और तुम कल की आई हुई लड़की, तुमने बिना सोचे समझे मेरे गालों पे थप्पड़ जड़ दिया। तुम्हें इसकी कीमत बहुत भारी पड़ेगी शारन शर्मा, देख लेना।
और ऐसा कहते हुए वो अपनी ग्रिप को और भी ज़्यादा कसती जा रही थी। और शारन की मानो तो सांसें ही थम गई थी। उसे सांस लेने में सफोकेटेड हो रहा था, उसे सांस ली नहीं जा रही थी और वो बस कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। तभी रिद्धिमा देखती है कि शारन की जो आंखें वो भी मानो बेहोशी के, वो होता है ना, ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो हमारी बॉडी का जो कॉन्शियसनेस होता है जो कम होने लगता है, तो वैसा ही कुछ हाल शारन का हो रहा था। तभी रिद्धिमा जब देखती है कि शारन की हालत ख़राब हो रही है तो रिद्धिमा उसे अपने आप से दूर धकेल देती है और कहती कि माइंड यू, तुम्हें बहुत पछतावा होगा। ना मैं ये थप्पड़ भूलूंगी और ना तुम्हें भूलने दूंगी। तुम्हें अपनी ज़िंदगी में बहुत अफसोस होने वाला है इसके लिए मिस शारन कि तुम क्यों अपनी ज़िंदगी में मुझसे मिली। और ऐसा वो बहुत गुस्से से शारन की तरफ देख के कह रही थी और सीधा वो अपनी कार में बैठ जाती है और अपने ड्राइवर को इशारा करती है और ड्राइवर और कार रिद्धिमा के साथ वहाँ से चले जाते हैं। और शारन तो अपनी गर्दन को अपने दोनों हाथों से पकड़े हुए गहरी गहरी सांसें ले रही थी। उसे जो सफोकेशन हो रहा था वो अभी भी हो रहा था क्योंकि रिद्धिमा ने उतनी ज़्यादा प्रेशर करके ग्रिप टाइटली उसकी नेक को थाम लिया था। शारन खुद से ही कहती है ये क्या हो गया मुझसे, मैंने रिद्धिमा बजाज को थप्पड़ मार दिया। अब पता नहीं अब क्या होगा। अब उन्होंने मेरी बात भी नहीं सुनी, ऐसा क्यों किया, मैंने कुछ भी नहीं सुना। अब पता नहीं वो गुस्से में क्या करेगी, पता नहीं। सच्ची कहती प्रीति, मैंने खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है। मैं खुद ही कुएं में जाके हमेशा गिरती हूँ और आज भी मैंने वही किया है। बिना सोचे समझे मैंने मैम को, अपनी बॉस को थप्पड़ चढ़ दिया। और ऐसा वो दिमाग में बस सोच रही थी और गहरी गहरी सांसें ले रही थी। तभी उसे पीछे से आवाज़ दी जाती है कि हेलो मिस, आपकी माँ आपको बुला रही है। यस, मैं आ रही हूँ सिस्टर, मैं आ रही हूँ। ऐसा कह के वो खुद को थोड़ा सा काम करती है क्योंकि वो माँ को तो दिखा नहीं सकती थी कि क्या हुआ है। और वो अपने कपड़े जो है वो थोड़े से ठीक करती है और सीधा चली जाती है अपनी माँ के पास और कहती है माँ आप ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। कहाँ चली गई थी तू? इतने में यहाँ इतने में वहाँ, तू एक जगह पे ठहर नहीं सकती ना? हाँ, ऊट पटांग हरकतें करना कब छोड़ेगी तू? माँ आप सच कहती है, मैं ऊट पटांग हरकतें ही कहती हूँ जिसकी वजह से मैं हमेशा मुसीबत में पड़ जाती हूँ और इस बार मैंने बहुत बड़ी मुसीबत अपने ऊपर ले ली है। क्या कह रही तू? कुछ नहीं मम्मा, तू अब खुद से भी बातें करने लगी है। चलो जल्दी घर चलना है हमें। जी माँ। ऐसा कह के वो अपनी माँ को हाथ देती है और उन्हें आराम से हॉस्पिटल से घर लेकर आती है। लेकिन पूरे रास्ते वो बस यही सोच रही थी कि उसने अपने बॉस को थप्पड़ मार दिया। उसकी ज़िंदगी की कितनी बड़ी गलती कर दी उसने। और उसे बस वो शब्द याद आ रहे थे जो रिद्धिमा ने उसे बोला था कि वो रिग्रेट करेगी रिद्धिमा से मिलने का, उसे थप्पड़ मारने का। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब रिद्धिमा क्या करेगी उसके साथ। दूसरी तरफ दिखाते रिद्धिमा कार से अपने घर पहुंच जाती है और जैसे ही वो अपने घर पहुंच जाती है, अपने रूम में पहुंच जाती है, उसके वार्डरोब के पास जितने भी आईने थे वो उनके सामने जाके खड़ी हो जाती है और हर एक आईने में उसके गाल पे पड़ा हुआ तमाचा, जो उसके गाल पे 5 उंगलियां छप चुकी थी शारन की, वो दिखा रही थी। और उसे इतना गुस्सा आ रहा था, इतना गुस्सा, क्योंकि रिद्धिमा बजाज को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। और उसे सीधा एक लड़की ने, उसके एम्प्लॉय ने उसे थप्पड़ मार दिया और वो भी इतने सारे लोगों के सामने। ये सोच के ही उसका खून खोल रहा था और वो वहाँ पे रखे हुए एक स्टोनी
वो होता है ना स्टोन का, जिसे डेकोरेशन के लिए यूज़ किया जाता है बड़े बड़े लोगों के घर में, वहाँ पे जो स्टोन थे वो उठाती है और सीधा जाके उन कांचों पे फेंक देती है और वो सारे आईने, वो शीशे टूट के बिखर जाते हैं। और टूटे हुए शीशों में भी जब आईना रिद्धिमा की नज़र जाती है तो वो आईना उसे बस उन छपी हुई 5 उंगलियों की याद दिला रहा था। उस थप्पड़ की गूंज रिद्धिमा के दिल दिमाग पे छा गई थी। रिद्धिमा बस गुस्से से तिल मिला रही थी। तभी वो वहाँ से अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चली जाती है और वॉशरूम में शावर के नीचे खड़ी हो जाती है और बस 1 घंटा वो बस ठंडे पानी से नहा रही थी। वो अपने चेहरे को इतनी बार क्लीन कर रही थी मानो जैसे वो थप्पड़, वो पल वो अपनी ज़िंदगी से मिटाना चाहती हो। लेकिन क्या कोई अपनी ज़िंदगी से कोई पल मिटा पाया है? और क्या पल कोई ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में आ जाता है या उसके पीछे भी कोई वजह होती है? ये तो कहानी में आगे ही पता चलेगा। दूसरी तरफ शैरन अपने घर पहुंच गई थी और उसने खाना बना लिया था अपनी और अपनी माँ के लिए, और वो दोनों ही डिनर टेबल पे बैठे हुए थे। जैसे उसकी माँ एक निवाला लेती है और अपने मुंह में डालती है तो वो निवाला वैसे ही अपने हाथों में ले लेती है और कहती, तू पागल हो गई है क्या? ये क्या बनाया तूने? इतना ज़्यादा खराब खाना, तुझे अब खाना बनाना भी सिखाना पड़ेगा फिर से मुझे। माँ क्या हुआ है? अरे तू पहले खाना खा के देख, फिर तुझे पता चलेगा क्या हुआ है। खा। तो वो एक निवाला लेती और अपने मुंह में डालती और सीधा थूक देते। देखा तूने कितना नमक डाला है तूने? अरे तेरा ध्यान कहाँ था खाना बनाते वक्त? तुझे ये भी पता नहीं चला कि तूने पूरी नमक की बरनी उसमें डाल दी। इतना ज़्यादा नमकीन कौन खाता है? वो माँ सॉरी, मुझे पता नहीं चला। कहाँ ध्यान कहाँ था तेरा? बॉस के पास। क्या? नहीं माँ, वो बॉस ने कुछ काम बोला था, बस उसी के बारे में सोच रही थी। अपने बॉस और उनके कामों को तू वहीं पे रख के आया कर, घर पे मत लाया कर। चल छोड़ इसे। और माँ जाकर खाने के लिए कुछ और लेकर आती है। ले इसे खा। माँ माफ़ कर दीजिए, ध्यान नहीं था इसलिए। अच्छा छिल रहने दे, वैसे भी थक गई होगी तो खाना खा ले। ऐसा कह के माँ उसे खाना खाने के लिए दे देती है। माँ और बेटी बड़े प्यार से खाना खा रहे थे। अब इनके अलावा एक दूसरे के लिए था ही कौन। दोनों अपना अपना खाना खा रहे थे और शैरन है वो कहती है, वैसे माँ हमारी छोटी कब आ रही है? हाँ कह रही थी एग्ज़ाम चल रही है, जैसे ही ख़त्म होगी आ जाएंगी। ठीक है माँ। और दोनों का खाना हो जाता है। अच्छा तो माँ मैं जाके सो जाती हूँ, वैसे भी कल मुझे बहुत जल्दी जाना है। क्यों, क्या है कल? कुछ नहीं माँ, मतलब कहने का ये है कि ऑफिस में टाइम पे जाना है। ठीक है जा सो जा। और शैरन अपने कमरे की तरफ चली जाती है। कमरे में जाकर वो जब बेड पे लेटती है तो आज दिन भर जो उसके साथ हुआ उसके बारे में सोचती है और खुद से ही कहती कि भगवान जी प्लीज़ मुझे इस बार माफ़ कर दीजिए। प्लीज़ बॉस को कहिएगा कि इस बार वो मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ऐसा कहकर वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और सोने की कोशिश करती है। तो बस आज का ये एपिसोड यही ख़त्म होता है। आप लोग बताइएगा कि आपको जज़्बात कैसी लग रही है। वैसे आगे बहुत सारे ट्विस्ट और टर्निंग पॉइंट मिलने वाले हैं और ढेर सारा प्यार मिलने वाला है। तो देखते रहिए जज़्बात और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, स्टोरी को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि जज़्बात आपके साथ अपने जज़्बातों को शेयर करना चाहता है। धन्यवाद।